नमस्कार। जय हिंद। मैं डॉक्टर महेश चौहान चौहान सेक्रेटरी और एंड एक्सलेंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे हम पढ़ने वाले हैं। अब ये यूएनओ है क्या? मेरी फर्स्ट बुक में मैंने आपको एंड ऑफ वर्ल्ड बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में दोबारा कोई ऐसा वॉर ना हो, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट रहे, इसके लिए क्या करा, सभी देशों ने एकजुट होकर के एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करी जो कि वर्ल्ड में शांति व्यवस्था बनाए रखे। और वो ऑर्गेनाइजेशन था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यूएनओ को जो फाउंडेड किया गया था वो 1945 में किया गया था। बेसिकली इसकी डेट 24 अक्टूबर 1945 है। इसका मोटिव यही था कि भविष्य में कोई युद्ध ना हो, जितना हो सके कन्फ्लिक्टों को कॉर्पोरेशन से एक मंच पे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए। बेसिकली इसका पॉइंट ऑफ व्यू यही था। तो उस टाइम पे पी फोर मेंबर थे इसके अंदर। पी4 में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, और बाद में 1991 के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर की जगह ली रशिया ने। तो रशिया और आपका फ्रांस, ये चार P4 मेंबर थे इसके। बाद में पांचवें मेंबर के रूप में चाइना ऐड हो गया। नाउ एट प्रेजेंट यूएनओ में परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के है वो P5 मेंबर है। बाकी सब तो टेम्परेरी मेंबर हैं या फिर इलेक्टेड होकर के आते हैं, लेकिन परमानेंट जो रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता वो P5 मेंबर है। और इस P5 मेंबर में है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चाइना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन अक्टूबर 24, 1945, यानी 24 अक्टूबर 1995 को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद, विद द 51 फाउंडिंग मेंबर, इसके अंदर टोटल 51 मेंबर थे जिन्होंने इसको फाउंडिंग किया था, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत भी फाउंडिंग मेंबर है यूएनओ का, स्थापना करता देश में है। टुडे इट हैज ग्रो टू 193 कंट्रीज। अगर वर्तमान में बात करें तो इसके अंदर 193 देश टोटल शामिल हो चुके हैं। यानी 193 का मतलब ये वो होता है 193 कंट्रीज सब कुछ है, यानी वो देश जो शांति में, पीस में, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन में विश्वास रखता है वो यूएनओ का मेंबर बन सकता है। तो एट प्रेजेंट 193 कंट्री जो है वो यूएनओ की मेंबर है। सेविंग एज द इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड प्रोग्रेस। सेम वही कि भाई ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं और प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, इसलिए चाहिए। तो यूएनओ की बात करें तो यूएनओ के ऑर्गेन्स, टोटल यूएनओ के 6 ऑर्गेन्स है, जिसमें आपका आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। सेक्रेटेरिएट, पूरे यूएनओ का जो कार्य काम काज है वो सेक्रेटेरिएट से होता है। जनरल असेंबली, हर वो देश जो शांति में विश्वास करता है वो यूएनओ का मेंबर हो सकता है, और यूएनओ का जो भी मेंबर होगा वो जनरल असेंबली का मेंबर होगा ही होगा। ट्रस्टीशिप काउंसिल 1994 के बाद ये सस्पेंड कर दी गई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विश्व के देशों के जो विवाद है, डिस्प्यूट है, उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही सॉर्ट आउट किया जाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो वर्ल्ड में इकोनॉमी और सोशल से रिलेटेड काम करती है। नाउ क्या है, द करंट Secretary General is Antonio Guterres from Portugal, who is the several as the official representative of the United Nation. अगर वर्तमान में बात करें तो जो जनरल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है, वो है हमारे एंटोनियो गुटेरेस पूरे यूएनओ के। नाउ अभी जो मैंने 6 प्रिंसिपल आपको बताए थे, दिखाए थे, उसके एक्सप्रेशन कर लेते। टोटल हमारे जो प्रिंसिपल ऑर्गेन्स है वो टोटल 6 ऑर्गेन्स है, प्रिंसिपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आता हमारा, पहले हम बात करें जनरल असेंबली की। तो जनरल असेंबली में टोटल 193 कंट्रीज हैं, बेस्ड इन द न्यूयॉर्क। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। इट हैंडल मेंबर एंट्री, एग्जिट एंड पास द यूएन बजट। ये जो 193 मेंबर हैं ये यूएन को हैंडल करते हैं कि कौन उसका मेंबर बनेगा या कौन उसके मेंबर से एग्जिट बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ यूएनओ का जो बजट है उसके ऊपर डिस्कशन जनरल असेंबली में होता है। अगला है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल।
सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर है, 15 मेंबर्स है, जिसमें से परमानेंट 5 है। परमानेंट 5 का मतलब इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो परमानेंट 5 जिन्हें हम P5 भी बोलते हैं। P5 में हमारा चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस 5 जो है हमारे परमानेंट मेंबर है। 10 मेंबर जो है वो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और इन परमानेंट मेंबरों को 2 साल के लिए जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में ये इलेक्ट होके आते हैं, यानी जनरल असेंबली से ही इलेक्ट होकर के सिक्योरिटी काउंसिल में 10 मेंबर नॉन परमानेंट के रूप में आ जाते हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और साथ ही साथ इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं पीस एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और शांति बनाने का इसका काम है, जिसके लिए ये मिलिट्री एक्शन, सिक्योरिटी काउंसिल मिलिट्री एक्शन तक कर लेता है। अगला आता है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं। 15 जज का मतलब 15 लोग नहीं, 15 देश, यानी हर जो व्यक्ति है वो किसी ना किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल जो 15 जज होते हैं इसके अंदर, इसका हेडक्वार्टर हैंग में है, और इसके जो मोटिव है, ये क्या करता है, डिस्कशन करता है, डिसाइड ऑन द टेरिटोरियल एंड बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द नेशन, यानी जो टेरिटोरियल या बॉर्डर डिस्प्यूट है देशों के बीच में, उसका रिजॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है अपना कश्मीर, तो अगर ऐसे ये मामला डिस्प्यूट वाला है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसका क्या होगा, सॉल्यूशन इसका वहां पर लिख लेगा। इसके जो जज है वो टोटल 9 साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होकर के आते हैं। किसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा। अगला आता है हमारा अदर ऑर्गेन्स है हमारे सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट बोलते हैं हम सचिवालय को, यानी कि पूरे के पूरे यूएनओ का कामकाज कहाँ पे होता है, सेक्रेटेरिएट में होता है, सचिवालय में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ये पूरे कामकाज को, मतलब यूएनओ के वर्किंग एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का एक सेक्रेटरी होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, और सेक्रेटरी जनरल जो होता है इसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किया जाता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिकमेंड करेगी और जनरल असेंबली उसको क्या करेगी, अपॉइंट कर देगी 5 साल की। एट प्रेजेंट सिक्योरिटी हमारे जो सेक्रेटेरिएट के जनरल सेक्रेटरी है वो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। इससे पहले हमारे जो थे वो थे कोफी अन्ना थे। ठीक है, अगला है इसके अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में टोटल 54 मेंबर हैं। ये भी जो है इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर आपका हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे जो पॉइंट्स है उनको वर्क करता है, उनके ऊपर ये काम करता है। और इसमें भी जो मेंबर होते हैं वो 3 साल के लिए इलेक्टेड होकर आते हैं, कहाँ से, जनरल असेंबली से ही। अगला आया हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया है सिंस 1994 से। ट्रस्टीशिप जो था वो इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इसका मोटिव था कि भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश त्रासदी झेल रहे हैं उनको रिफॉर्म करना, उनको दोबारा से उभारना। अब वो सब चीज हो चुका है, उभर चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, तो अब इसका तो कोई मतलब रहा ही नहीं है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू रहा ही नहीं। इसलिए 1994 से ही ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया। ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ। तो प्रिंसिपल इसके ऑब्जेक्ट हैं पीस एंड सिक्योरिटी। पहला ऑब्जेक्ट तो यही है कि भाई बनाया इसलिए गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, वर्ल्ड में पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट रहे, कॉर्पोरेशन की पॉलिसी रहे। अगर कोई विवाद है तो उस जो भी अपना डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सॉल्व कर लें। तो ये पहला तो ये पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब है कि वर्ल्ड में फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने हैं, एक हेल्थी रिलेशन रखने हैं, और जितना हो सके एक दूसरे को कॉर्पोरेशन की पॉलिसी अपनानी है। किसी को डोमिनेट नहीं करना या किसी कंट्री को कॉलोनाइज नहीं करना है, यानी उपनिवेश नहीं बनाना है। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसका ऑब्जेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर किसी देश की कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है। जैसे टू अचीव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन सॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, या सोशल प्रॉब्लम है वर्ल्ड की उसे कैसे सॉल्व करें, कल्चरल है या ह्यूमनिज्म प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें। ह्यूमनिज्म प्रॉब्लम में अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स की बात होती है। कई कई देशों में ह्यूमन राइट्स जो है वो बिल्कुल ही नन एंड वाइल्ड कर जाता है, उसको अनदेखा किया जाता है।
तो यूएनओ का मोटिव है कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स है विश्व के अंदर ग्लोबल लेवल पर उसको डिसॉल्व किया जा सके। रिस्पेक्ट फॉर सॉर्वजिनिटी, सॉर्वजिनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कोई भी देश है वो सॉर्वजिन है, तो अपने संप्रभु है, वो अपने फॉरेन डिसीजन या अपने देश की संप्रभुता खुद बनाएगा, उसको बोलते हैं सॉर्वजिनिटी। तो इसमें क्या कहता है, टू रिस्पेक्ट टेरिटरी इंटीग्रिटी, यानी कि जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी, उसकी अखंडता को रिस्पेक्ट करना है, पॉलिटिकल फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना है, एंड इंटरनेशनल लॉ एंड टेरिटरीज, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है और जो टेरिटरीज है, सीमा है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आगे बोल रहा है सिक्योरिटी काउंसिल नीड फॉर रिफॉर्म। ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और उन्हीं 5 परमानेंट मेंबरों का दबदबा रहता है यूएनओ के अंदर, बाकियों का इतना नहीं रहता, और इन्हीं 5 मेंबर के पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर इज अ नेग्लिजेशन पावर, इसे नेगेटिव वोट्स भी बोलते हैं। नेगेटिव वोट का मतलब होता है जैसे 4 मेंबर, 5 में से 4 मेंबर किसी भी पॉइंट को लेकर के एग्री हैं, लेकिन एक बंदा एग्री नहीं है, और वो अगर अपनी बोले कि मैं अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता हूं, तो उन 4 लोगों की कही हुई बातों को नेगेटिव कर दिया जाएगा, और जिस मुद्दे पे ये वर्क हो रहा है वो मुद्दा वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट में जाकर के खत्म। तो इसको वीटो पावर बोलते हैं, जो कि इन P5 मेंबर्स के पास है और किसी के पास नहीं है। तो नाउ एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड है, जैसे इंडिया है या बाकी देश है, वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, P5 मेंबर है, वो P5 ही नहीं रहने चाहिए, उसमें और बढ़ने चाहिए, क्योंकि यूएनओ के बजट में सभी लोग अपना योगदान देते हैं, और जो क्राइटेरिया है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए, कई देश ऐसे हैं जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है उसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो जो क्राइटेरिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए चाहिए होती है, जैसे लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया के पास है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, डाइवर्सिटी को फॉलो करता हो वो भी इंडिया करता है, सेकुलर देश है, साथ ही साथ यूएन के बजट में भी योगदान देता हो तो इंडिया वो भी देता है, यानी एरिया भी बड़ा है, ज्योग्राफिकल भी बड़ा है, हर चीज से इंडिया जो जो उसकी क्राइटेरिया है, और एक लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया लार्ज पॉपुलेशन है, तो जो जो क्राइटेरिया रखे गए थे परमानेंट मेंबर बनने के लिए, इंडिया वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो क्यों ना P5 से P6 कर दिया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में और लोगों को जोड़ा जाए। तो ये सारी रिफॉर्म की डिमांड है जो कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करा है, करंट स्ट्रक्चर। करंट स्ट्रक्चर है 5 परमानेंट मेंबर है, कौन, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, विद द वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया है अभी। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर, और जो 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर है, सिर्फ 2 साल के लिए आते हैं, उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है, और 2 साल के बाद फिर कोई दूसरा आ जाएगा और इलेक्शन। रिफॉर्म डिमांड, डिमांड क्या है रिफॉर्म की, रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाए, ओनली वंस इन 1965 ग्रोइंग सेव फ्रॉम द एक्सपेंशन एज यूएन नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेटिव कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स रिलेटेड, यानी 1965 के बाद से किसी और को आपने इसके अंदर रिलेट किया ही नहीं, ऐड किया ही नहीं, तो परमानेंट आना चाहिए लोग। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया फुलफिल ऑल क्राइटेरिया, इंडिया पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करता है परमानेंट मेंबर बनने के लिए। मेजर इकोनॉमिक पावर, इंडिया मेजर इकोनॉमिक पावर भी है, डेमोक्रेटिक नेशन है, सब्सिडेंस यूएन कंट्रीब्यूशन, यानी कि यूएन का जो बजट है उसमें भी अपना पूरा पूरा सब्सिडेंस योगदान देता है, एंड रिप्रेजेंट ग्लोबल डाइवर्सिटी, और विश्व की डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करता ही है। तो ये सारे क्राइटेरिया जो यूएनओ के परमानेंट मेंबरशिप के लिए रखे गए यूएनएससी के लिए, तो इंडिया फुलफिल करता तो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। हालांकि जो 4 देश हैं जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रशिया, ये कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ अपना पक्ष रखते हैं और चाहते भी इंडिया परमानेंट मेंबर होना चाहिए, लेकिन चाइना के साथ दुश्मनी है, इसलिए चाइना कभी भी इंडिया को बनना, वो चाहता ही नहीं कि ये परमानेंट मेंबर बन जाए, इसके पास वीटो पावर आ जाए, तो वो हमेशा इंडिया के काम में टांग अड़ाता है। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन, और इंडिया और यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो इन दोनों में क्या है, कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन, यानी इंडिया हैज ऑलवेज प्रोवाइड द बैलेंस ऑफ ओपिनियंस ऑन द सिक्योरिटी। भारत जो है हमेशा क्या करता है, सिक्योरिटी के मामले में बैलेंस बना के रखता है कि भैया किसी के पास ज्यादा ताकत ना हो, किसी के पास ज्यादा कम भी ना हो, बैलेंस रहना चाहिए, जिसे हम बैलेंस ऑफ पावर के रूप में भी देखते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं अभी, कोई ज्यादा ताकतवर है तो ज्यादा ताकतवर है, कुछ कमजोर है तो कमजोरी है, लेकिन इंडिया कहता है बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। उसके बाद क्या है,
disarmament and the international crisis like the Korea crisis and Iraq invention of the Kuwait। भाई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इराक इन्वेंशन अमेरिका ने किया था, कुवैत पे भी जो इराक ने अटैक किया, बाद में अमेरिका ने इराक से कुवैत को खाली कराया, या कोरिया क्राइसिस था, ये सब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसको यूएनओ सॉर्ट आउट करता है। ह्यूमन राइट्स की बात करें, इंडिया हैज प्लेड एन द इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड द अपोजिंग कॉलोनीज एंड रेकिज्म व्हाइल प्रमोटिंग पीस। इंडिया हमेशा मानव अधिकारों की वकालत करता है, कहता है मनुष्य स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है तो उसके ऊपर किसी तरह का दबाव क्यों, उसे बंधनों में क्यों रखा जा रहा है, तो उसके राइट्स होने चाहिए। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स की बात इंडिया करता है हमेशा, और साथ ही साथ अपोजिंग करता है कॉलोनीज की। कॉलोनीज मतलब होता है उपनिवेश, यानी कोई देश दूसरे देश की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक कॉलोनी है, और अगर पॉलिटिकली कंट्रोल कर लेता है पॉलिटिकली कॉलोनीज बन जाता है। जैसे इंडिया को अंग्रेज जो आए थे 1600 में, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करने आए, धीरे धीरे उन्होंने इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हमारे ऊपर क्या कर लिया, हमारा कॉलोनी बना लिया, हम पे हमारे देश पे कब्जा कर लिया। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वही डिसाइड करते थे कि किससे अच्छे संबंध है किससे नहीं है। मैं नाउ एट प्रेजेंट तो आपको इंडिया कॉलोनी कंट्री नहीं है, इंडिया तो इंडिपेंडेंट है, तो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करता है। तो इंडिया इसी के साथ अपोज भी करता है, कहता है भैया कि कोई भी कॉलोनीज कंट्री नहीं बनाएगा। उसके बाद बोला डिजर्विंग परमानेंट मेंबर। भाई इंडिया की जो क्वालिटी है जो रखी गई है, जैसे लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्टेबल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइजिंग इकोनॉमी होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यूएनओ के अंदर, और पीस कीपिंग एफर्ट होनी चाहिए शांति बनाने के लिए। तो इंडिया तो हर जगह ये सारे काम करता है, तो इंडिया जो है परमानेंट मेंबर होने के लिए सारे जो क्राइटेरिया हैं वो उन क्राइटेरिया को क्वालिफाइड करता है, फुलफिल करता है, तो इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। की एजेंसी ऑफ यूएन, अगर की एजेंसी की बात करें हम तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दो ही क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, सेकंड बनता है रिफॉर्म इन यूएनएससी, और थर्ड बन जाता है की एजेंसी ऑफ यूएन। ये तीन क्वेश्चन इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर की एजेंसी में बात करें तो की एजेंसी में पहला हमारा आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल की बात करें आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये यूएनओ की एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। प्रमोट फाइनेंशियल बैलेंस बिटवीन द स्टेट और प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट टू द कंट्रीज, यानी ये सभी देशों को ये क्या करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है ताकि वो अपना टेक्नोलॉजिकली अपने देश को इंप्रूव कर सके, बाकी चीजें इंप्रूव करें। मेजर वोटिंग पावर इंक्लूडिंग G7 मेंबर, आईएमएफ की जो मेजर वोटिंग पावर है वो G7 मेंबर के पास है, और G7 में एशिया से एकमात्र देश है वो है जापान, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि 41.29% ऑफ वोट्स है, मतलब G7 मेंबर के, विद द इंडिया, रशिया, ब्राजील, चाइना एंड सऊदी अरेबिया एज द अदर मेजर मेंबर। तो इसके आईएमएफ के जो मेंबर है वो अदर और भी मेंबर है, कौन कौन से, इंडिया, रशिया, ब्राजील, चाइना और सऊदी अरेबिया भी इसके मेंबर्स हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो क्रिएटेड इन 1944, वर्ल्ड बैंक जो था वो 1944 में बना था, और टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका जो इसलिए क्या कहता है ताकि ये प्रोवाइड कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने में, और बैलेंस कर सके डेवलपमेंट किसके लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। नाउ आगे बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर से रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फोकसिंग एंड प्राइमरी अंडर डेवलपमेंट कंट्री। इसका फोकस है, जो प्राइमरी फोकस है वो डेवलपिंग कंट्री के ऊपर फोकस करता है, कहता है एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है यानी गांव का विकास करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, ये सारे हैं। तो अभी मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया से की एजेंसी आईएमएफ में बात करें तो आईएमएफ जो इसके अंदर टोटल अभी जो कंट्री देश है वो है 189 पर देश इसके अंदर शामिल है, और प्रमुख देशों के रूप में इंडिया, रशिया, ब्राजील, चाइना, सऊदी अरेबिया इसके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में बना था, और इसमें भी लगभग सभी देश शामिल है, और ये लगभग हर प्रोविजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज यूएन एजेंसी। स्पेशलाइज यूएन एजेंसी कौन कौन सी है, अभी हमने पढ़ लिया था इकोनॉमिक, मतलब जो हमारे फाइनेंशियल एजेंसी है। अब स्पेशलिस्ट एजेंसी कौन सी है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर एट प्रेजेंट 164 मेंबर हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था 1995 में, सक्सेसर है टू गेट के लिए। इट इज द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड, ये ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करता है। मेजर इकोनॉमिक पावर इसके अंदर बात करें, सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक पावर है WTO में वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूयू, यूरोपियन यूनियन जिसका हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एंड जापान हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इन लोगों का ज्यादा प्रभाव है WTO में। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर है हेडक्वार्टर इसका। ये फाउंडेड हुआ था 1919 में फाउंडेड हुआ था। इसका मोटिव जो है प्रमोट सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर विश्वास करता है, एंड द वेलफेयर फॉर द वर्किंग थ्रू द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड विद द स्पेशल फोकस फॉर द वुमेन वर्कर। इसका टोटल फोकस रहता है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, और स्पेशली फोकस रखता है ये वुमेन वर्कर्स पे कि महिला जो मजदूर हैं उनको उन पे ज्यादा ध्यान देता है ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। आगे बात करता है इंटरनेशनल और एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी IAEA। IAEA फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये स्टैब्लिश हुआ था 1957 में। इसकी अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। अब ये क्या है, बेस्ड है और एटम्स फॉर पीस, यानी एटम्स बनेगा लेकिन किसके लिए, परमाणु होगा किसके लिए, सिर्फ शांति के लिए। पीस मतलब शांति के लिए, परमाणु है शांति के लिए इसका जो बेस्ड है। परपोज प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसका मानना यह है कि भाई जो न्यूक्लियर एजेंसी एनर्जी है उसको पीसफुली क्या करा जाए, सिर्फ प्रमोट किया जाए कि भाई जो परमाणु है उससे ना केवल युद्ध लड़ने के लिए बल्कि उसे किसमें, एनर्जी बनाने के लिए भी यूज किया जाए। वाइल द प्रिवेंटिंग मिलिट्री एप्लीकेशन, जब क्या कहता है, सैन्य उद्देश्यों के को यानी कि सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रोका जाए और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंप्रूव किया जाए। दोबारा समझाए थे, 1957 में स्टैब्लिश हुई थी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बेस्ड है किसके ऊपर, एटम फॉर पीस, यानी परमाणु है शांति के लिए। ये प्रमोट करता है पीसफुल यूज फॉर न्यूक्लियर एजेंसी, यानी अगर परमाणु का इस्तेमाल कर रहे हो तो शांतिपूर्वक तरीके से आप एनर्जी बनाने पे इस्तेमाल करें, ना कि इसका यूज मिलिट्री में करें। और मिलिट्री किसके लिए करती है इसका यूज, लड़ाई के लिए, वॉर के लिए। तो वॉर के लिए तो ये है ही नहीं, ये सिर्फ एनर्जी बनाने के लिए। अब एनर्जी कौन सी, मनुष्य की एनर्जी नहीं भाई, एनर्जी मतलब बिजली बनाने के लिए। आगे, फीचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो फीचर है या रेलिवेंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो क्यों है, तो कह रहा है डिस्पाइट इट्स इम्प्लीफिकेशन द वर्ल्ड वुड बी वॉर्स विदाउट द UN। यानी अगर हम बात करें UN के बिना वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जो है स्टेबिलिटी तो नहीं रहने वाली, आपस में लोग लड़ेंगे कहीं ना कहीं। एक ये ऐसी संस्था है जो लोगों के डिस्प्यूट को एटलीस्ट सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन अगर ये होगी ही नहीं तो फिर कोशिश ही नहीं हो पाएगी। और जब कोशिश नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो तो होनी निश्चित है। एज म्यूचुअल interdependence increase between nations, the responsibility of the international institution grow. Supporting these organizations is the circle as the addressing global challenges like the climate change, terrorism and human rights. अब ये चीजें तो शांत हो चुकी है कि भाई दो देशों के बीच का विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन अब नई तरह के चैलेंज को देखने को मिल रहा है ग्लोबल के अंदर, विश्व में। और विश्व में वो नया तरह का चैलेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु का परिवर्तन होना, चेंज होना। किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्यों है, क्योंकि हम ज्यादा ग्लोबलाइज हो रहे हैं। अगला, टेररिज्म, आतंकवाद जो खतरा है हमारे लिए, और ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें 193 मेंबर ऑफ नेशन कंट्री वर्किंग टुगेदर इन द यूनाइटेड नेशन, 193 देश मिलकर के यूनाइटेड नेशन में काम जरूर करते हैं, और इसको काम करते करते 75 साल हो चुके हैं, 75 ईयर्स सर्विस दे दी, प्रमोटिंग टू ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन सिंस 1945, यानी 1945 से अब तक 2025 आ गए, ये ग्लोबल लेवल पर लोगों को पीस और कोऑपरेशन के लिए प्रमोट करता है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ ने अपना एक और
इसी में एक इनकी एजेंसी बना रखी है जिसे हम बोलते हैं UNHRC, ह्यूमन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसका मकसद क्या है कि भाई विश्व के सभी देश अपने देशों में ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाए। और ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या काम करेगा, वो मनुष्य के अधिकारों की वकालत करेगा, ये देखेगा कि ह्यूमंस के जो राइट्स हैं कहीं कोई गवर्नमेंट उनके राइट्स को वायलेट करके उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रही है। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है। तो सबसे बात करते हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एन एनजीओ कंपेनिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ह्यूमन राइट्स एंड द interdependent and the individual prepare and publish report on human rights violation वर्ल्ड वाइड। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक तरह की एनजीओ है वर्ल्ड लेवल पर, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है लोगों के ह्यूमन राइट्स का, और साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करती है वर्ल्ड वाइड लेवल पर कि भाई जहां भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसके जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पर पब्लिश कर देती है, ताकि विश्व के सभी देशों को पता चले कि फलाना देश या ढिमकाना देश जो भी देश है वो ह्यूमन राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो एक तरीके से निगरानी रखने का काम करता है। उसके बाद बोलता है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, द लार्ज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये इन द यूएसए के अंदर, इन्वॉल्व इन द रिसर्च एंड एडवोकेसी। ये रिसर्च करती है और एडवोकेसी करती है यानी वकालत करती है। Draw global media attention to absence and the help establish the international criminal court। ये मीडिया, ग्लोबल मीडिया का अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनके लिए हेल्प का काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट बच्चे ध्यान से कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी आपको अभी तक पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप स्क्रॉल करके वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए ध्यान से। नहीं समझ में आएगा आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट डाल सकते हैं कि सर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है। हम आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर करेंगे। जरूरत होगी तो एक एक्स्ट्रा वीडियो बना करके भी उसे डाउट सेशन की वीडियो बना के सारे डाउट्स हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आपको नोट्स और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में लिंक दिया गया, उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन कर, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में या जैसे भी। ये हमारा चैप्टर था इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।